नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है मध्य प्रदेश का पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। और इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोगों ने बात कर ली है राजकीय चिन्हों तक। इसके पहले मध्य प्रदेश के बारे में हमने जो भी जानकारी की, जो भी बात की, तो वो उसके पहले की वीडियो में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, कल हम लोगों ने बात की राजकीय चिन्ह के बारे में, आज हम देखेंगे राजकीय वृक्ष के बारे में जो कि हमारा बरगद का पेड़ है। इसके बाद में आता है राजकीय पशु जो बारहसिंगा है। बारहसिंगा जो है हमारा राजकीय पशु है। इसको जो है 1981 में 1 नवंबर 1981 को इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। और उस दिन जो है रजत जयंती पर, माने रजत जयंती का आयोजन हो रहा था, तब इसका जो है मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाया गया था। बात करेंगे राजकीय पुष्प के बारे में जो क्या है अपना राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली, हो जाता है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी के बारे में इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक तो इसके दो नाम रहते हैं। पहला नाम क्या हो जाएगा, दूधराज, और सेकंड नाम रहता है इसका शाह-ए-बुलबुल, और तीसरी चीज़ और रहती है बेटा, इसका नाम क्या आ जाता है, वैज्ञानिक नाम आ जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में, पैराडाइज फ्लाईकेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए राजकीय पक्षी के बारे में, दूधराज, शाही-बुलबुल और पैराडाइज फ्लाईकेचर। इसके आगे बात करते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व, चूँकि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को कम पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, एक देख लेंगे। अब जैसे कि जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर बात किया तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बन जाएगा, यानी कि एक पूरा का पूरा सेपरेट चैप्टर जो है इसमें दिया रहता है सिलेबस में। यहाँ केवल हम एक ओवरव्यू ले लेंगे इसका। जैसे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। और अगर भारत में अगर बात कर लिया जनसंख्या घनत्व के आधार पर तो बेटा अपना 70वां स्थान है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वह भोपाल राज्य का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल राज्य का है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 855, ठीक है। इसके बाद बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो वह अपना डिंडोरी हो जाता है, मात्र 94, ठीक है। तो ये अपना जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा है। इसके बाद अपन बात करेंगे अनुसूचित जातियों की। देखिए, मध्य प्रदेश का आप लोगों को जब मैं स्टार्टिंग चल रही थी क्लास की, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जनजातीय प्रदेश नाम है। क्यों है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जनजातियों से लेस है अभी अपना मध्य प्रदेश का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में जनजातियों के बारे में अगर देखा जाए तो उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1,13,42,320, जो कि मध्य प्रदेश का 15.6% भाग अपने आप में रखता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहीं अगर बात कर ली जाए, सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं बेटा, तो वो अपने इंदौर में पाई जाती हैं। और न्यूनतम कहाँ पाई जाती हैं, न्यूनतम झाबुआ में पाई जाती हैं। उसके बाद में अगर परसेंटेज के आधार पर देख लिया जाए, ये एक ओवरव्यू रहता है, लेकिन परसेंटेज के आधार पर देखा जाएगा तो आपको उज्जैन मिलेगा अधिकतम, और परसेंटेज के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जातियाँ कहाँ रहती हैं, तो वो है झाबुआ में रहती हैं। इसको अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो क्या देखेंगे आप, अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डाटा क्या रहता है, सिमिलर रहता है। जैसे कि अभी आप देखिए, अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस में आ रहा है, इंदौर में। इंदौर अपना कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ में,
ये अपना झाबुआ हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर परसेंटेज के पहले तो कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी वाली, अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पर है, इंदौर में, न्यूनतम झाबुआ में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिकतम प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, तब आपको आंसर क्या करना है, तब बेटा आप आंसर करोगे उज्जैन में। कहाँ पर, उज्जैन में। और न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर देखा जाएगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका, ये भी कहाँ रहेगा, झाबुआ में। यानी कि 3 एस्पेक्ट आपके सामने निकल करके आएंगे, 3 चीज़ें, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, दोनों में काम करेगा न्यूनतम के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतम, तो आप बोलोगे इंदौर, प्रतिशत के आधार पर तो आप बोलोगे क्या, उज्जैन, ठीक है। ये अपना अनुसूचित जातियों का डाटा है। इसके बाद अपन बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों को लेकर के, ठीक है। अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है बेटा, 1,15,16,784, जो कि मध्य प्रदेश का 21.1% भाग अपने आप में समेटे हुए हैं। यहीं अगर बात कर ली जाए अधिकतम की तो ये हो जाएगा धार, और न्यूनतम की बात कर ली जाए तो ये हो जाएगा अपना कहाँ पर, भिंड में। वही सेम चीज़ अगर बाई परसेंटेज देखा जाए तो अलीराजपुर में सबसे अधिक हैं परसेंटेज के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में। वहीं अगर न्यूनतम बात कर ली जाए तो वो अपना क्या हो जाएगा, भिंड हो जाएगा। यानी कि अगर इसका आप एक मैप ड्रॉ करोगे तो इसमें कुछ ये कंडीशन सामने निकल करके आती है। मैप के माध्यम से क्या होता है, चीज़ें हमें लंबे समय तक क्या होती हैं, याद रहती हैं, है ना। डाटा फिर भी हम एक बार को भूल जाते हैं। देखिए अधिकतम कहाँ पर है, धार में है, ठीक है। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा अपना, भिंड में, ठीक। धार इधर हो जाएगा, भिंड इधर हो जाएगा। लेकिन अब आप देखो अभी यहाँ सिमिलरिटी, मतलब कन्फ्यूजन का बन क्यों रही है, कन्फ्यूजन इसीलिए बन रही है क्योंकि अगर जिले दूर दूर होंगे तब आप क्या करते हो, उनको मतलब बहुत ही सरल तरीके से आप उनको याद कर सकते हो, याद रख भी सकते हो। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, उधर क्या था, इंदौर से क्या लगा हुआ है, उज्जैन लगा हुआ है। इधर धार में क्या है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जा रही है, और सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर में, यानी कि जस्ट धार से लगा हुआ क्या है, अलीराजपुर। तो यहाँ क्या हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो और ये वाला डाटा दोनों में क्या है, सिमिलर है, भिंड है कि नहीं। तो यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजातियाँ सर्वाधिक धार में, प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर में, और न्यूनतम पर दोनों में रहेगा सेम, भिंड और भिंड, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक इसमें सिमिलर चीज़ निकल करके आती है अपने लिए, वो है साक्षरता। जब हम किसी भी स्टेट के बारे में जनरल स्टडीज़ कर रहे हों तो हमें 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो जनसंख्या घनत्व देखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखेंगे वहाँ की क्या साक्षरता कितनी है, और तीसरी चीज़ देखेंगे हम लोग कि वहाँ का लिंगानुपात कितना है। तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेट का आइडिया लगाते हैं कि वहाँ की कंडीशन किस तरीके की रही होगी। जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर साक्षरता की बात की जाए तो पूरे राज्य की साक्षरता कितनी है, 69.32%, ठीक है। इसमें अगर देख लिया जाए क्राइटेरिया पुरुष के लिए और महिला के लिए, तो पुरुष साक्षरता आपके लिए मिल जाएगी 78.73%, और महिलाओं के लिए मिल जाएगी 59.24%। वहीं अगर बात कर ली जाए कि सर्वाधिक क्या साक्षरता वाला जिला कौन सा रहेगा बेटा, जबलपुर रहेगा, जो कि अपना क्या रहेगा 81.0% सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रहेगा। और न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो ये अपना अलीराजपुर रहेगा 36%। चूँकि बात ये है कि अभी हम सामान्य परिचय देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात कुछ रहती नहीं है, एक एक्यूरेट डाटा है जिसको आप क्या करोगे, केवल याद कर सकते हो और कुछ नहीं है। हालांकि इनके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर दिए हुए हैं अपने सिलेबस में, तो तब वहाँ जाकर के हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ केवल एक जानकारी ले लेते हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं तो
मध्य प्रदेश का लिंगानुपात देखिए कितना है, 931। अच्छा, लिंगानुपात के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब भी कभी भी आप लिंगानुपात देखें या लिखें या पढ़ें, कुछ भी करें, उसका जो है लिखने का तरीका आपका पूरा ये होना चाहिए, सिर्फ 931 ना लिखें, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करें फिर, 931 लिखने के साथ में महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी है या ये लाइन नहीं ऐड है तो आप ये समझना कि आपके द्वारा दी गई जानकारी क्या मानी जाएगी, अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, पीएससी के मेंस में अधिकतर स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो वो अपना कहाँ रहेगा, बालाघाट में रहेगा, जिसका 1021 है। ठीक है, और न्यूनतम की अगर बात की जाए तो वो अपना भिंड का है 837। ठीक है, बालाघाट की लोकेशन आप लोगों को मालूम ही होगी कि कहाँ पर पड़ता है बालाघाट। जो भी बिगिनर्स हैं स्टडी में कंपटीशन के, तो वो क्या करें बेटा, हमेशा मैप बनाएं, आपको बालाघाट की लोकेशन इधर मिलेगी नीचे। ठीक, और भिंड की तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ अपना क्या पड़ जाएगा, भिंड पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने अभी लिंगानुपात के बारे में बात की। नेक्स्ट चीज़ जो निकल करके आती है मध्य प्रदेश में, सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, आपसे मैं फिर बोल रहा हूँ, ये डेप्थ में जाने वाली बात यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची कितनी लिस्टेड हैं, तो वहीं अपन बात करेंगे 3 चीज़ों की। 3 नाम जो है निकल करके आते हैं। चल बात करते हैं मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर सूचियों की, जो कि यूनेस्को की रहती हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी किसकी, खजुराहो। इसके बाद सांची के स्तूप की बात की जाएगी, और इसके बाद में जो अपना नंबर आएगा वो रहेगा अपना क्या, भीम बेटका। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो देखिए। खजुराहो की अगर बात की जाए तो ये जो है अपने कहाँ मिलते हैं, खजुराहो। बात करते हैं खजुराहो के बारे में, इसकी स्थिति जानते हैं और ये इसका निर्माण किन्होंने करवाया था, और ये विश्व धरोहर सूची में किस किस प्रकार से शामिल होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा, ये छतरपुर में। ठीक, अच्छा, और ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये कब के हैं, इसके बारे में बात की जाएगी बेटा 10वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी, इतने पुराने मंदिर हैं यहाँ पर। ठीक, और इनका जो निर्माण करवाया था वो चंदेलों ने करवाया है, चंदेल शासकों ने। ठीक है, अब बात करें किसकी, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की, तो 1986 में इनको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सांची के बौद्ध स्तूप की। तो सांची के बौद्ध स्तूप के बारे में क्या जानकारी निकल करके आती है, देखते हैं। देखिए सांची का बौद्ध स्तूप यह कहाँ पर, ये सबसे पहली बात रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये बेटा तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व की बात चल रही है, तब के हैं ये। बनवाया किसने, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के द्वारा इनका क्या किया गया, निर्माण किया गया। उसके बाद में 1818 में जनरल टेलर के द्वारा इनकी क्या की गई थी, खोज की गई, और 1989 में इनको क्या कर दिया गया, विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग भीमबेटका की। अच्छा ये कहाँ पर है, पहली बात देखते हैं इनमें क्या है। बेटा ये आदि मानव के द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं। किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा। इसमें शैल चित्र मिलते हैं, शैलाश्रय मिलते हैं, और ये भी कहाँ पर है बेटा, रायसेन जिले में है भीमबेटका। और इनकी जो खोज की गई थी 1957-58 में किसके द्वारा की गई थी, विष्णु श्री
विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा जो खोज की गई है वो विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। पहली कौन सी रहेगी? खजुराहो। फिर दूसरा कौन सा रहेगा? सांची के स्तूप। तीसरा क्या रहेगा अपना ये भीमबेटका। ठीक है, अब क्या करते हैं इनको बेटा एक बार हम लोग एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा एकदम से इसकी जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। कि जैसे ये मध्य प्रदेश में खजुराहो, सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटकाएँ, आखिर ये पड़ती कहाँ हैं। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था कि छतरपुर ज़िले में क्या पड़ेगा आपके लिए? खजुराहो। तो यानी कि इसकी लोकेशन हो जाएगी अपनी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? खजुराहो। ठीक, चलिए अब लोकेशन देखेंगे हम किसकी? रायसेन में। रायसेन में दो चीज़ें थी अपने पास में। ठीक है, क्या क्या थी बेटा? एक तो पड़ जाएगा अपने पास क्या? सांची के स्तूप, सांची स्तूप। और दूसरा पड़ जाएगा हमारे लिए क्या? भीमबेटकाएँ। ठीक है, तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये अपना मैप रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली है। अब आगे के चैप्टर के लिए वीडियो आगे बनाई जाएगी, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, इसके आगे की बात आगे की वीडियो में की जाएगी। क्लासेस कंटिन्यू डलेंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स MP पुलिस, पटवारी, PSC मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि मध्य प्रदेश पूछा जाने वाला है ना, तो उन सब के लिए बिल्कुल स्पेशलिटी के द्वारा ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और जिसके लिए माने आप केवल आपको कंटिन्यूस क्लासेस लेते रहिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, है ना। और हमारे साथ में बने रहिए और अपना सपोर्ट जो है हमें देते रहिए, ताकि हम अपनी वीडियोज़ आगे